हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है कि एमबीए फाइनेंस जिसने किया है वो डीपीआर का जो एग्ज़ाम होता है आरबीआई ग्रेड बी का, डीपीआर यानी कि एक डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है आरबीआई में, उसका रिक्रूटमेंट अलग होता है। डीएसआईएम जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसका भी रिक्रूटमेंट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हम डीपीआर और जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जिसने एमबीए फाइनेंस किया है वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, डीपीआर के लिए भी कर सकता है और जर्नलिस्ट के लिए भी कर सकता है। और जिसने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है वो भी डीपीआर को भी अप्लाई कर सकता है, जर्नलिस्ट को भी कर सकता है। तो और दोनों को साथ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपने देखा होगा, आप किसी एग्जाम में दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्रूटमेंट ही अलग होता है। नोटिफिकेशन साथ में आ जाता है लेकिन रिक्रूटमेंट अलग होता है। तो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आप दोनों एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम यहाँ पे देखेंगे, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका दोनों में से एक बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और कौन सा पोस्ट यहाँ पे बेटर है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे में वहाँ पे जर्नलिस्ट पोस्ट होता है, यानी कि जनरल काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के, और बाकी कुछ स्पेशलाइज पोजीशन होते हैं, जैसे रिसर्च पोजीशन होता है, लीगल होता है, आईटी होता है, करेक्ट, राजभाषा होता है। उसी तरीके से आरबीआई में भी सारे डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट होता है यानी कि जो जर्नलिस्ट है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जर्नलिस्ट के है। तो आरबीआई में जिसका जर्नलिस्ट में सिलेक्शन होता है वो स्पेशलाइज छोड़ के सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेजुएट होना है 60% में, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, लेकिन 60% एग्रीगेट होना चाहिए, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपको 55% चाहिए एग्रीगेट। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एमबीए फाइनेंस वाला भी अप्लाई कर सकता है, एमए इकोनॉमिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है। डीपीआर का एलिजिबिलिटी जो है वो एमए इकोनॉमिक्स है या फिर एमबीए फाइनेंस भी चलेगा, करेक्ट। एमबीए फाइनेंस जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल तो है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे डीपीआर का तो वो जिन्होंने एमबीए फाइनेंस किया, जैसे मैंने भी एमबीए फाइनेंस किया है, तो वो वहाँ पे सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, आप कर सकते हैं। जैसे इम्पॉसिबल तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पहचान में पिछले मैं 10-12 साल से ये देख रहा हूँ तो हार्डली कोई एक होगा, मतलब मुझे अभी याद नहीं है कि किसी ने एमबीए फाइनेंस करके ये पोजीशन यहाँ पे निकाला है, करेक्ट। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिनका ना क्वांट और रीजनिंग अच्छा नहीं है, और जर्नलिस्ट में क्या होता है ना, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बीकॉम बीएससी किया है, लेकिन वो बाद में एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। इग्नू से अगर आप करेंगे तो भी आप एलिजिबल है, आरबीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे 2-4 कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए हैं इंजीनियरिंग करके फिर एमए इकोनॉमिक्स किया। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका 60% क्राइटेरिया नहीं बनता है ग्रेजुएशन के बेसिस पे, फिर वो पीजी कर लेते हैं, और फिर पीजी में इकोनॉमिक्स में 55-56% अगर आ गए तो आप डीपीआर को भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिस्ट को भी करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है यार डीपीआर में क्या है, 4-5 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। तो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स और एमबीए फाइनेंस वाला आपको डीपीआर को अप्लाई कर सकता है। साइमल्टेनियसली जर्नलिस्ट को भी अप्लाई कर सकता है, दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली दे सकता है। अभी आते हैं जर्नलिस्ट का सिलेबस है, ये 100 मार्क्स का पेपर है, ईएसआई का, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो जिन्होंने एमबीए फाइनेंस किया है या एमए इकोनॉमिक्स किया, उनके लिए सिलेबस बहुत इजी लेवल का है। अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया तो ये सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, कोई कोर ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, तो आप कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है ये है फाइनेंस का सिलेबस है, इसके साथ मैनेजमेंट एंड एथिक्स का भी, वो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो नहीं है। तो यहाँ पर और वो कोई भी कर लेगा, वो मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। तो जिसने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है उसने तो ये सारे सब्जेक्ट डीप में पढ़े हैं, जिसने एमए इकोनॉमिक्स किया है उसमें भी ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो ये सब्जेक्ट दोनों के लिए आसान है। तो जर्नलिस्ट का जो पेपर है, जर्नलिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो एमबीए फाइनेंस वाले को और एमए इकोनॉमिक्स वाले को बहुत इजी जाएगा, क्योंकि जो फेज़ 2 का सिलेबस है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है। मैनेजमेंट इथिक्स भी पढ़ा होगा क्योंकि आजकल वो सब्जेक्ट सब जगह पे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोगों का जिन्होंने आर्ट्स किया है उनका मैथ्स एंड रीजनिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। लेकिन हमने अभी तक मैंने देखा कि हमारे 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों एग्जाम निकाले हैं, एमए इकोनॉमिक्स भी निकाला, डीपीआर भी निकाला और आपका जर्नलिस्ट भी निकाला। और लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था वो आईआईटी का था, आईआईटी से उन्होंने बीएसएमएस किया था।
और आईआईटी आपको पता है आईआईटी कौन जाता है, जिसने क्या क्या इसका जेई का एग्ज़ाम दिया था वही जाता है। वहाँ पे एमएससी या एमएस इकोनॉमिक्स डिग्री मिलती है। तो जो प्योर आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन निकाल सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं। अभी आते हैं डीईपीआर का एग्ज़ाम पैटर्न। करेक्ट। अभी देखो इसमें फेज़ 1 है। फेज़ 1 में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है इकोनॉमिक्स का, और ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है, ये है आपका फेज़ 1। करेक्ट। फेज़ 1 है। इसमें जो अभी देखो डिस्क्रिप्टिव का जनरली पेपर जो होता है फेज़ 2 में होता है, लेकिन यहाँ पे फेज़ 1 ही है। करेक्ट। तो इसमें जो पास हो जाएंगे फिर वो फेज़ 2 में अपेयर करेंगे। फेज़ 2 में क्या है, फेज़ 2 में प्योर आपका यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपको ये पेपर पे लिखना है, पेपर पे लिखना है। आरबीआई का जो फेज़ 2 का पेपर है वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना है। आरबीआई का जो एग्जाम है डीईपीआर का वो आपको पेपर पे लिखना है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये लिखना है, यानी कि आपको अच्छी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ निकाल सकते हैं, डायग्राम निकाल सकते हैं, फ्लो चार्ट निकाल सकते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज जो है इकोनॉमिक्स का बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आईआईटी के कैंडिडेट्स है, जेएनयू के है, उसके बाद आरबीआई का जो कॉलेज है मुंबई में, करेक्ट, आईजीआईडीआर है, उसके बाद पुणे में कॉलेज है, करेक्ट, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये टॉप लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बीए में भी पढ़ा है, एमबीए में भी, एमए में भी पढ़ा है, वो यहाँ पे टफ फाइट आपको देंगे। भले नंबर उसका कम हो, लेकिन वो क्वालिटी बहुत लेवल की होती है। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपका फेज़ 1 का सिलेबस है। करेक्ट, ये है आपका फेज़ 1, फेज़ 1 पेपर 1। तो यहाँ पे ये सारा आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाई किस किस टाइप के सब्जेक्ट आपको टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, और यहाँ पे इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो ये हो गया आपका फेज़ 1 का। करेक्ट। तो इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपको इंग्लिश का पेपर लिखना है। अगर आपका ये अच्छा है तो आप यहाँ से पास हो सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो सारे सब्जेक्ट है हार्डली आपने एमबीए में पढ़े होंगे। करेक्ट, हार्डली आपने ये एमबीए में पढ़े होंगे, क्योंकि ये एमबीए का सिलेबस है ही नहीं। हार्डली 10-15-20% हो सकता है। ये जो सारे सब्जेक्ट है ये भाई ये कोर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट है। करेक्ट। एमबीए फाइनेंस वाले ये नहीं पढ़ते उनके करिकुलम में, लेकिन आप अगर खुद पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अभी आते हैं डीईपीआर का फेज़ 2 का पेपर 1 का सिलेबस। तो ये सारा देखो, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे दोनों को इक्वल वेटेज है। आप ये सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिए, आप ये यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए। उसके बाद आपका ये डीईपीआर का फेज़ 2 का पेपर 2 का सिलेबस है। करेक्ट। क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये इंडियन इकोनॉमी का ये थोड़ा सा हो सकता है कॉमन, जो आपने पढ़ा होगा। ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा ठीक ठाक सिलेबस है। ये अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है ये काफ़ी कोर सिलेबस है। लेकिन देखो, अगर आपकी एबिलिटी है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भी आप मत करो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। इतना अगर आप पढ़ेंगे तो भाई इसमें आपका ग्रेड जनरली इसका 4 बार पढ़ाई हो जाएगा, इतना डीप है। मैं आपको बुक्स भी दिखाता हूँ, और ये बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्चुअल ये फेज़ 2 पेपर 1 के बुक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है, माइक्रो के लिए क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ये बुक्स है आपके फेज़ 2 पेपर 2 के लिए। मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन इकोनॉमी ये कॉमन है। करेक्ट। तो ये इतना करना अगर आपको है तो भाई इससे अच्छा तो थोड़ा सा क्वांट इंग्लिश रीजनिंग की पढ़ाई कर लो। करेक्ट। और अभी जो दूसरा जो क्वेश्चन था मेरा कि इसमें से कौन सा अच्छा है, तो ये आप पे डिपेंड है, आपका नेचर कैसा है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत इंटरेक्शन लोगों से नहीं करना है, आपके डेस्क पे बैठना है, रिसर्च करना है, वर्किंग पेपर्स पब्लिश करना है, अलग अलग पेपर्स पब्लिश करना है, कुछ लोग आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पीएचडी भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पे फॉरेन में डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज़ डीईपीआर के कैंडिडेट्स को बहुत होती है। करेक्ट। जो बाकी जैसे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के, तो उनको आप एडवाइज़र बन के जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली नहीं। 10-15 साल के सर्विस के बाद जब आप डायरेक्टर लेवल पे जाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप डीजीएम या जीएम लेवल पे, जनरली इसमें उसको डीजीएम जीएम कहते हैं, यहाँ पे आप एडवाइज़र या डायरेक्टर ऐसे लेवल कहते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। करेक्ट। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, अभी तक 3 कैंडिडेट मुझे पता है जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, और उन्होंने उनका जो डीईपीआर है वो ज्वाइन किया है। करेक्ट। और उसमें से एक कैंडिडेट था, डीईपीआर करने के बाद उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। करेक्ट। और वो भी काफ़ी आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 पे था। तो ये जो सारी बातें हैं ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको एड्रेस करने वाला मैंने देखा कि कोई यहाँ पे इसको एड्रेस नहीं करता है।
करेक्ट। ये जो टॉपिक है कि जिसने एमबीए फाइनेंस किया, भाई आपको तो बोलने के लिए बोल सकते हैं भाई आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ये सिलेबस देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डीपीआर का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं मोस्टली वो आईएएस का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वो काफ़ी क्वालिटी कैंडिडेट्स होते हैं। 1500 जो है वो बहुत सीरियसली इसको प्रिपेयर करते हैं, और मैंने इनके काफ़ी सारे इंटरव्यू खुद लिए, तो मैंने उनको ऑलरेडी देखा है कि उनकी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए पर मंथ ऑलरेडी होती है। क्योंकि ये जो टॉप के कॉलेज है जहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स है, इनको अच्छी अच्छी बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, ये कंसल्टेंसी फर्म्स है, इनको काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको सीरियसली यहाँ पे जाना है तो आपका एक तो सबसे पहले फुल टाइम एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, आप इग्नू में जाके करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक मेरा एडवाइस रहेगा कि आप ये पहले वीडियो अच्छे से देख लो, खुद की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई कहाँ पे जाना है। अभी इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं वो उसका भी वीडियो लाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कम से कम 8-10 लोग यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।